शेर अफजल मरवत और अलीमा खानम फिर आमने सामने। उन्होंने पार्टी का शराजा बखेर के रख दिया। अलीमा खानम का अपना बेटा शहर में दंदनाता फिर रहा है। बैरिस्टर सैफ पर प्रेशर डालने वाली बात बिल्कुल हकीकत। तबाही की दास्तानें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उड़ते ताबूतों से आखिरकार जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। ये इनके हालात हैं और ये मुकाबला करने चले थे चाइना का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फाहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दिन भर की आम खबरों के साथ आपको आगाह करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अलीमा खान और जो शेर अफजल मरवत जो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, उनकी एक बहुत बड़ा ज़ोरदार एक टाकरा हुआ है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, उसका हाल अहवाल आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जो कि सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा, उसकी तफसीलात हम कुछ लेके आए हुए हैं और कुछ अंदर की खबरें भी हम लेके आए हुए हैं, मुख्तलिफ जो लोकल सहाफ़ी हैं उनकी खबरें। और आखिर में हम इंडिया के बारे में बड़ा एक इंडिया से साफ ज़रिए अफसोसनाक खबर ही आती है। इंडिया से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और अफसोसनाक खबर ही आपके साथ हम शेयर करते हैं। आखिर में वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और इसके साथ साथ हम शुरुआत करते हैं पहली खबर की। जनाब, पीटीआई जो साबिक रहनुमा है तहरीक शेर अफजल मरवत और अलीमा खानम, जो इमरान खान साहब की जो बहन है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पीटीआई में कोई गद्दार है तो अलीमा खानम से बड़ा कोई नहीं। अच्छा, उन्होंने पार्टी का शराजा बखेर दिया है। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने अलीमा खानम पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई अलीमा खानम से खुद नहीं मिलना चाहते। बानी ने जेल हुकाम को भी कहा है कि अलीमा खानम को मुलाकात की फहरिस्त से निकाल दें। वो ये भी कह चुके हैं कि अलीमा खानम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखा जाए। अच्छा, एक सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत का कहना था कि अलीमा खानम का बेटा शहर में दंदनाता फिर रहा है, जबकि दूसरी बहन का बेटा जेल में है। जो इल्जामात हसन नियाजी पर हैं वही अलीमा खानम के बेटे पर भी हैं। अलीमा खानम वजाहत दें उनका बेटा क्यों आज़ाद है और हसन नियाजी क्यों जेल में है। अलीमा खानम ने पीटीआई में इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो और पीटी इसमें अलीमा खानम में बड़ी एक टसल चलती रही है बहुत सारे मामलात पे। अच्छा, खासकर अली अमीन गंडापुर और ये जो अलीमा खानम साहिबा हैं। अच्छा, कभी अली अमीन गंडापुर तो कभी बैरिस्टर सैफ पर तनकीद, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मुतनाज़िया बना दिया है। ये शेर अफजल मरवत के बकौल जनाब पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान अब तक गद्दारी की हद तक किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम है। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को फाइनल सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त दी थी। अलीमा खानम ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाकर कहा कि फहरिस्त को तब्दील करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जिसको बुनियाद बनाकर ये पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसमें जनाब जिसको जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको बाईपास करके कुछ क़यादत ने 2-3 लोगों ने मिल के जनाब ARY न्यूज़ का एक दिन के लिए बायकॉट भी किया है। और ये जो खबर ARY न्यूज़ ने जो ब्रेक की थी उसको उन्होंने कहा कि ये गलत खबर है और पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जो बैरिस्टर सैफ की वो जो लिस्ट वाली थी सेनेट इलेक्शन की, जो पहली लिस्ट सामने आई थी। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने उसकी भी मतलब इसको इंडोर्समेंट की है कि वो लिस्ट वाकई जेन्युइन लिस्ट थी। उसको बाद में जनाब तब्दील किया गया है। अच्छा, शेर अफजल मरवत का कहना था कि बैरिस्टर सैफ ने वाजे किया बानी पीटीआई ने फहरिस्त दी है, तब्दील नहीं कर सकता। फहरिस्त में मिशाल यूसुफ जई का नाम भी था जो अलीमा खानम को पसंद नहीं था। अब ये गंडापुर साहब को भी ये पसंद नहीं था ये नाम। वो क्यों पसंद नहीं था उसकी वजह हम नहीं जानते। उसकी वजह जो मेन वजह जो सामने हमारे आती है वो शेर अफजल मरवत ने भी उसी चीज़ को कोट किया है कि जो बुशरा बीबी के करीब होती हैं जो मिशाल यूसुफ जई हैं और बुशरा बीबी को आगे नहीं आने दे रही वो जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं। खैर, दैट इज़ अनदर डिबेट। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा है कि मिशाल यूसुफ जई बुशरा बीबी के करीब हैं इसलिए अलीमा खानम की दुश्मन है। जो भी बुशरा बीबी के करीब होगा अलीमा खानम उनकी दुश्मन बन जाएंगी। बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं और ये तो ऐसा ही है जैसा कि घर का भेदी लंका ढा दे। और कुछ दिन पहले ही यही तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत थी जिस बात से इनकारी थी, उन्हीं के एक साबिक रहनुमा ने, उन्हीं के एक जनाब उनकी नज़रों में साबिक हैं, ये अभी भी अपने आप को तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा समझते हैं, तहरीक इंसाफ का रुकन समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मुझे साइड पे करने में और मुझे तंग करने में अलीमा खानम और ये जो वो हैं बाकी जो क़यादत है जिसमें शिबली फराज हैं, ये जो मेन क़यादत है
इनका किरदार है मुझे इमरान खान से दूर करने में और इमरान खान को मेरे बारे में बदज़न करने में। ख़ैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलाब की जो तबाहकारी है ख़ासकर नादरन एरियाज़ में। सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा और सैलाब वो इलाका जहाँ आप और हम बड़ी खुशी से जाते थे अपनी गर्मियाँ स्पेंड करने और फैमिलीज़ को ले जाते थे। अब वही इलाके एक खौफ की अलामत बनते जा रहे हैं। अच्छा, अब तक की जो इतलात हैं वो सारी जो तफ़सीलात हैं सैलाब की वहाँ पर ख़ासकर चिलास के करीब और दियामेर के करीब वहाँ पर जो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, बहुत बड़े नुकसानात भी हुए हैं, वो एक-एक करके आपके सामने रखते हैं। उसकी जो अंदरूनी खबरें हैं, जो मकामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? ख़ैर, उन्होंने कहा है कि सोमवार की शाम को बाबूसर टाप के करीब घूमने वाले सयाह इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। ये मकाम आमतौर पर उस मौसम में सयाहों से भरा होता है, लेकिन मौसम के तेवर अब बदल रहे थे। ये जो मौसम है, जिस मौसम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस मौसम में हर कोई उसी जगह का रुख करता है। अच्छा, आगे उसकी तफसीलात में जाते हैं। रेस्क्यू 1122 ज़िला चिलास के तर्जमान पख्तून वली ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि सोमवार की शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त था जब बाबूसर टाप के मकाम पर जहां पर सयाह तफरीह कर रहे थे और गाड़ियां पार्क थीं, अचानक दोनों अतराफ से सैलाबी रेला आया। इस सैलाबी रेले की वजह करीब ही वाक़े नाले और उसके अतराफ में तेज़ बारिश थी। पख्तून वली के मुताबिक बारिश के बाद अचानक बहुत तेज़ी से सैलाबी रेला निकला और अतराफ में फैल गया। ये अपने साथ गाड़ियों और मकामी लोगों को साथ बहा कर ले गया। अंदाज़ा लगाएं इसकी कितना ज़्यादा इसकी शिद्दत होगी और पहाड़ी इलाके में जो इस तरह के रेले आते हैं उनकी शिद्दत का अंदाज़ा मतलब हम लगा भी नहीं सकते। वो अपने साथ पत्थर लेके आता है, क्या कुछ लेके आता है। अच्छा, बाबूसर टाप और सैलाबी रेले की जद में आने वाले सयाहों में एक ही खानदान के मुतादिद अफराद भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक हुकाम के मुताबिक सूबा पंजाब में लोधरा से है। ये डॉक्टर्स फैमिली है, ये एक मेडिकल कॉलेज भी रन करते हैं और इनकी बहुत बड़ी इनकी तादाद है, तकरीबन 20 से 25 लोग वहाँ गए हुए थे कोस्टर लेके कोस्टर उसमें वो कोस्टर की भी फुटेजेस सामने आ रही हैं, उसकी क्या हालत हुई हुई है और इवन के वो जो शाहिदा इस्लाम हैं या उनके जो भाई हैं उनकी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, उनका जो गेटअप बना हुआ है और जिस तरीके से वो बेबस नज़र आ रहे हैं अपने प्यारों को खो के। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे जो उनके गुज़र चुके हैं और जो गुम हो चुके हैं वो जल्द अज़ जल्द मिल जाएँ, हमारी दुआ है उनके लिए। अच्छा, हुकाम का कहना है कि इस खानदान के मुतादिद अफराद समेत कम अज़ कम 20 के करीब सयाह अब तक लापता हैं, जबकि इस खानदान के 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनकी लाशें निकाली जा चुकी हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बारिश के बाद होने वाली लैंड स्लाइडिंग के बायस एक भारी तोदा सयाहों की गाड़ी पर आ गिरा था। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी यही खबर चल रही है कि एकदम से कोई तोदा आके गिरा है, उसने पहले रोड ब्लॉक किया है और फिर एक और तोदा आया है, वो डायरेक्ट गाड़ी को उसने हिट किया है। ये बड़ी गाड़ी थी, ये जैसे ही इसने रास्ता बंद किया है तो बाकी जो सयाह थे वो भी उसी रोड के ऊपर फंस गए और फिर जो रेला आया है दोनों अतराफ से, उसने सारे सयाहों को इस बड़े कोस्टर को जनाब कुचल के रख दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, एक मकामी सहाफ़ी हैं जिनका नाम फ़खर आलम है, वो बड़े होशरुबा उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि अ, सैलाबी रेला इतनी शिद्दत से आया कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लोग संभल ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो गया है। मतलब अच्छा, आगे उन्होंने तफ़सीलात में जाते हुए बताया कि जो गाड़ियाँ सैलाबी रेले की ज़द में आईं वो पानी में बह गईं और उन्होंने मज़ीद बताया कि जब वहाँ मुतासरा मकाम पर पहुँचे तो हर तरफ चीखो-पुकार थी, अल्लाहु अकबर! अंदाज़ा लगाएँ जब आप फ़ैमिली के साथ वहाँ गए हुए हों और आप इस तरह मजबूरी की हालत में आपके साथ ये सब कुछ हो जाए, आपके अपने बच्चे आपके हाथों से निकल के जनाब मौत के मुँह में चले जाएँ, तो क्या गुज़रेगी आप पे और मुझ पे, हम खुद फ़ैमिलीज़ वाले हैं। उनका मज़ीद कहना था कि सयाह परेशानी के आलम में पुकार रहे थे, कोई अपने ख़ानदान को ढूँढ रहा था, तो कोई अपने अज़ीज़ व अकारिब की तलाश में था। ये सैलाबी रेला सयाहों के साथ-साथ मकामी अफ़राद के लिए भी उतना ही खौफ़नाक था। अच्छा, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सयाह अकेले आए हुए थे, वो बहुत सारे उनमें सयाह अपनी जान बचाने में कामयाबी से जनाब वो कामयाब हो गए, वो जान बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो ख़ानदानों के साथ, जो फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, अक्सर वो ही फंस चुके हैं, क्योंकि जो मर्द थे वो अपनी फैमिली की उन्हें फ़िक्र थी और ये जो कश्मकश के आलम में हर तरफ से उन्हें जनाब सैलाब ने उन्हें घेर लिया है। खैर अल्लाह उनकी मदद करे और उनके जो प्यारे इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे और हमारी दुआ है और हमारी नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंडिया से हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम इंडिया से बड़ी एक अहम खबर शामिल करेंगे और इंडिया ने
एक जो उनके जो वो कहते हैं उड़ते ताबूत, और वो जो एक फ्लाइंग कॉफिन्स जो उनके जो तैयारे थे, और उनको जो इंडिया की बहुत बड़ी बदनामी का भी बायस बने, और आखिरकार जनाब उनको ग्राउंड करने का नाम उनने ले लिया, ग्राउंड करने का प्लान कर लिया है। अच्छा, ये खबर आपके सामने ले आए हैं क्योंकि इस खबर का डायरेक्ट हमारे साथ भी ताल्लुक है, हमारे मुल्क के साथ, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले, कुछ अरसा पहले जनाब ये तैयारा पाकिस्तान भी आया था विजिट करने के लिए, और उसको हमने अच्छा सलूक किया था उसके साथ। वो खबर आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया ने बिल आखिर मिग-21 तैयारों से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। अच्छा, भारतीय फ़ज़ाइया ने 62 साल से ज़ेरे इस्तेमाल रूसी साख्ता जंगी तैयारे मिग-21 का दौर ख़त्म हो गया, और अब भारतीय साख्ता तेजस मार्क 1A तैयारे मिग तैयारों की जगह ले लेंगे। अच्छा, इनके साथ ये जो तेजस तैयारे हैं, इनके बारे में, इनके प्रोडक्शन के बारे में बड़ी एक इंकशाफात हुए हैं, वो भी बड़ी अहम खबर है, वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, पहले हम मिग-21 की बात करते हैं। ख़याल रहे कि भारत के 876 मिग-21 में से 490 तैयारे हादसात का शिकार हुए। 876 में से 490 मतलब मोर देन हाफ। अच्छा, जिनमें 200 से ज़्यादा भारतीय पायलट और 60 से ज़ायद आम शहरी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब ये एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि ये रिकॉर्डेड वो रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है कि मोर देन हाफ जो तैयारे ये तबाह हुए हैं, और उसमें जनाब 200 से ज़्यादा पायलट वो हो गए हैं, हलाक हो गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस खराब रिकॉर्ड के बायस भारतीय पायलट्स में ये तैयारे फ्लाइंग कॉफिन या उड़ते ताबूत के नाम से मशहूर थे। जनाब ये इंडियन जो एयर चीफ थे, ये जो आजकल जो एयर चीफ हैं, इनसे जो पिछले एयर चीफ थे, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे अपने दुश्मन के खिलाफ, जब हमारे पास कोई 60 साल पुराने हमारे पास तैयारे हों। अच्छा, ये फ्लाइंग कॉफिन आलमी सतह पर उस वक्त भी खबरों में जीनत बना जब 2019 में पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमन का मिग-21 पाकिस्तानी फ़ज़ा में गिरा दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया को तेजस तैयारों की मार्च 2024 में मिलने वाली पहली खेप अभी तक नहीं मिली है। अब ये इंडिया के जो अपने जो साबका जो आर्मी चीफ हैं, या जो एयर फोर्स के जो ओहदेदार हैं, जो सीनियर ओहदेदार हैं, उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी पढ़े हुए हैं कि ये बड़ी एक गंभीर स्थिति है। ये वो अपने बारे में, मतलब हिंदी में वो कहते हैं कि जनाब हमारी जो एयर फोर्स है वो बड़ी बदहाली का शिकार है, उसमें करप्शन है, और उसमें जो टारगेट्स सेट किए जाते हैं प्रोडक्शन के, वो भी पूरे नहीं होते। और इसके अलावा जो हमारे पास जो वेपनरी है, और जो हमारे पास जो हमारे विंग्स हैं, मतलब विंग में टेक्निकल टर्म में, वो टर्म में इसको जहाज़ को ही कहते हैं एयरफोर्स की लैंग्वेज में, वो बड़े ऑब्सोलीट हैं। और जो हमारे पास जो रशियन SU-30 हैं, SU-30MI, SU-30MIK, वो भी अब बहुत पीछे जा चुके हैं। उनका मुकाबला तो आराम से पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या ब्लॉक 2 भी कर सकता है, और उसने किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अच्छा, मिग तैयारों के गैर फ़ाल होने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी, जो कई दहाइयों के दौरान कम तरीन तादाद है। 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान भी 18-20 की रेशो से तकरीबन इनके बराबर स्क्वाड्रन रखता है। अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना ऑब्सोलीट किस्म की जनाब फ्लीट रख के एयरफोर्स की ये मुकाबला करने आया है पाकिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान का मुकाबला करने आया है, जो ओवर स्मार्ट बनने के चक्करों में था, उसका जो हाल हुआ है सारी दुनिया ने देख लिया है। 2 मरतबा ऐसा हुआ है। एक मरतबा 2019 में जिसका ज़िक्र हमने किया है, एक मरतबा अब 2025 में आके। अच्छा, ये अब जनाब ख्वाब देख रहा था उसका चाइना का मुकाबला करने के, क्वाड का हिस्सा बन के, वो जो 4 मुल्क की वो जो एक वो है अलायंस है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, और वो बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए है। रीजनल जो उसकी उसको कंटेनमेंट पॉलिसीज़ के तहत उसके चाइना के खिलाफ ये जनाब इत्तेहाद बनाया गया। अब अंदाज़ा लगाएं, ये उनकी एयरफोर्स का हाल है। ये उनकी जनाब अंदरूनी जो एक वो कहते हैं ना, जो वेपनरी, हैवी वेपन्स की जो प्रोडक्शन है, अब ये अंदरूनी अंदरूनी लिहाज से ये इतना कमज़ोर है, अंदरूनी लिहाज से इतना खोखलापन का शिकार है, लेकिन जज़्बात की कोई कीमत नहीं होती। जज़्बात वो कहते हैं ना, आपको मौत के मुँह में ले जाते हैं, वो यही हुआ है। मोदी साहब को उसके जज़्बात ले डूबे हैं, उसका वो इमेज भी नहीं रहा, वो जो उनका गरूर था, हम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत हैं, और इसके साथ-साथ हम जनाब हर महाज़ पे हम लेवरेज हासिल करेंगे, रशिया के साथ भी चलेंगे, उधर से अमेरिका के साथ भी चलेंगे, लेकिन वो सारे प्लान, सारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़, सब के सब उनके जो प्लान थे सारे चौपट हो चुके हैं। और वो उनकी वो जो एक कोतलिया पॉलिसी थी, मतलब ये है कि आपका जो इमीडिएट नेबर है
وہ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن جو نیبر جو آپ کے امیڈیٹ نیبر کا جو نیبر ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ وہ پالیسی بھی اب کھٹائی میں پڑ چکی ہے، بنگلہ دیش کے اوپر یہ پالیسی اپلائی کی گئی ہے، کیا حال ہوا ہے انڈیا کا؟ جناب اس کے علاوہ نیپال کے اوپر یہ پالیسی اپلائی کی گئی ہے، کیا حال ہوا ہے؟ بھوٹان کے اوپر یہ پالیسی اپلائی کی گئی ہے۔ اچھا یہ اینڈ پہ آ کے مودی صاحب نے ایک جناب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، منگولیا چلے گئے چائنا کراس کر کے، چائنا کے ساتھ نہیں بنتی اور جناب منگولیا کے ساتھ بنانے کے چکروں میں تھے۔ وہ کیا حال ہوا ہے؟ چائنا اس بات کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور آنے والے وقت میں خیر یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے، یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ ایک ارریلیونٹ بات بن جاتی ہے کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ کسی کھاتے کی نہیں رہی، اب دوبارہ اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اور ایک مرتبہ اپنے جو اس کے اسٹریٹجک جو اہداف ہیں اس کو دوبارہ سیٹ کرنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، اور اس دوران ہم آپ سے دوبارہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے نیچے کمنٹ کریں، آپ ہمیں سجیشنز دیں، ہمیں سجیشنز بھیجی جاتی ہیں۔ ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں سلمان ہمدانی، ان نے ریسنٹلی ہمیں سجیشن بھیجی ہے کہ آپ اپنے کنٹینٹ کے اندر یہ چینجز لے کے آئیں، ویری نیکسٹ ڈے یہ چینج ہم لے کے آ گئے۔ آپ اسی طرح کمنٹ کریں، اپنے آپ کو مینشن کریں، آپ کو ہم اپنی ویڈیو میں مینشن کریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے ہم شکر گزار رہیں گے کہ جب آپ کا جو ویلیویبل فیڈ بیک ہوگا اس کو ہم پراپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔